ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि वो रिस्क जब ऑडिटर ऑडिट करके जब अपना ओपिनियन दे, वो ओपिनियन क्या दे दे? गलत ओपिनियन दे दे। सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऑडिटर अपना ओपिनियन क्या दे देता है? गलत दे देता है। अब गलत ओपिनियन का क्या मतलब है, आप मुझे बता सकते हो? गलत ओपिनियन का मतलब दो हो सकते हैं भैया। एक तो ये हुआ कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें क्या है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो, चाहे वो एरर्स की वजह से हो। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और चाहे वो फ्रॉड या एरर की वजह से है, तो ऑडिटर को कैसा ओपिनियन देना चाहिए? क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए। अब अगर उसने वही दिया तब तो उससे गलती हुई नहीं। गलती कब होगी? जब उसकी बजाय वो क्या दे दे? सही ओपिनियन दे दे, यानी क्लीन रिपोर्ट दे दे, या फिर आप कह सकते हो ऑडिटर कह दे कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? मटेरियली मिस स्टेटेड है। सॉरी। दूसरी सिचुएशन, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मटेरियली मिस स्टेटेड नहीं है, मतलब एकदम सही है, लेकिन ऑडिटर क्या कह दे कि नहीं भैया ये तो क्या है, गड़बड़ है सब, और वो जो है वो कैसे वो रिपोर्ट दे दे? एडवर्स रिपोर्ट दे दे या क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दे, कुछ क्वालिफिकेशन लगा दे कि भैया यहाँ कुछ गड़बड़ है, जबकि एक्चुअल में नहीं है। तो यहाँ भी वो क्या दे रहा है? गलत ओपिनियन दे रहा है। अब बताओ इसमें से ऑडिट रिस्क कौन सी है? दोनों ही ऑडिट रिस्क है या कोई एक? तो देखिए, जो सेकंड वाली स्थिति है, जो दूसरी स्थिति है, इसको हम लोग ऑडिट रिस्क नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही है, उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ऑडिटर कह रहा है कि नहीं उसमें गड़बड़ है और अपना एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। उसका कारण है क्या? जो मैनेजमेंट है कंपनी का, वो ऑडिटर से पूछेगा कि अगर आप कह रहे हो गड़बड़ है, एडवर्स रिपोर्ट दे रहे हो, तो हमें क्या दीजिए? एविडेंस दीजिए, सबूत दीजिए, हमें बताइए कहाँ गड़बड़ है, क्योंकि एक्चुअल में तो गड़बड़ है नहीं, सही है सब कुछ। तो ऑडिटर क्या एविडेंस दे पाएगा? दूसरी बात, जब भी ऑडिटर क्या देता है? एडवर्स या क्वालिफाइड, तो उसको रीज़न बताना पड़ता है क्यों दे रहा है। अब जब एक्चुअल में कोई रीज़न है ही नहीं, सब कुछ सही है, तो क्या वो ऐसी गलत रिपोर्ट दे सकता है? नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब ये जो ऊपर की एक सिचुएशन है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑडिट रिस्क बोलेंगे। क्या होती है ऑडिट रिस्क? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? मटेरियली मिस स्टेटेड है और ऑडिटर क्या दे दे? गलत ओपिनियन दे दे। ठीक है, गलत का मतलब वो बता दे, उसको सही बता दे। अगर आपसे पूछा जाए इसका उल्टा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ऑडिटर जो है वो गलत ओपिनियन दे देता है, तो क्या इसकी संभावना है? क्या इसको ऑडिट रिस्क बोलेंगे? आपको बिल्कुल नकार देना है, इसको ऑडिट रिस्क नहीं बोलेंगे। चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। रिस्क किस बात की? दैट ऑडिटर एक्सप्रेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। इनअप्रोप्रिएट का मतलब अप्रोप्रिएट जो होना चाहिए था उसकी बजाय कुछ और ओपिनियन दे दे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? मटेरियली मिस स्टेटेड है। ओके। अब ये जो ऑडिट रिस्क होती है, डेफिनेशन याद हो गई, समझ आ गई। ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? मटेरियली मिस स्टेटेड है। ये ऑडिट रिस्क जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनती है। एक होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, एक होता है डिटेक्शन रिस्क। ये क्या है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्या है डिटेक्शन रिस्क? तो आइए समझते हैं इसको, बड़े ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक बच्चा है, एक बालक है छोटा सा, वो दो तरह का उसका नेचर हो सकता है। उसका जो नेचर है वो दो तरीके का हो सकता है। या तो वो बच्चा क्या हो सकता है? बड़ा ही नटखट हो सकता है, बड़ा ही बदमाश हो सकता है, या क्या हो सकता है बताइए? एकदम सीधा साधा हो सकता है, शरीफ बच्चा हो सकता है। ठीक है। अब जब वो बच्चा बदमाश है, अब मान लीजिए इस बच्चे को अपन ने कहाँ फिट कर दिया? किसी हॉस्टल के अंदर रख दिया, पढ़ने के लिए भेज दिया। जब हॉस्टल के अंदर आएगा तो हॉस्टल वाले बच्चे को देखेंगे और पहले देखेंगे कि भैया इसके ऊपर ताला लगा के रखना है, इसको अलग कमरे में रखना है, या वार्डन के सामने वाले कमरे में रखना है।
डिपेंड करता है बच्चा कैसा है। बदमाश है तो सामने रखना पड़ेगा, और सीधा साधा है तो चाहे इसको आज़ादी भी दे दोगे तो भी ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आती है उस बच्चे की इनहेरेंट रिस्क, मतलब इनहेरेंटली उस बच्चे का नेचर कैसा है। अगर वो बदमाश है, नटखट है, तो वहाँ पे उसकी इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट का मतलब उसकी आंतरिक अपने आप की रिस्क, उसके ऊपर अगर कोई ध्यान नहीं दे, उस बच्चे को खुला छोड़ दिया जाए, तो वो बच्चा क्या करेगा, बदमाशी करेगा या चुपचाप खड़ा रहेगा। तो अगर वो बदमाशी करता है तो हम कहेंगे इस बच्चे की इनहेरेंट रिस्क क्या है, ज़्यादा है, हाई है। मतलब बिना कोई इसके ऊपर कंट्रोल लगाए, कुछ सुरक्षा लगाए, ये बच्चा बदमाश ही है। और अगर वो सीधा साधा है तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो सीधा साधा है, इसके ऊपर जो कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं भी लगाते हो तो भी ये चुपचाप अपना काम करेगा, पढ़ाई करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो इनहेरेंट रिस्क जो है वो क्या है, लो है, कम है। ठीक है। अब जो हॉस्टल वाले हैं वो क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल लगाएंगे। अब देखिए इस कंट्रोल शब्द को समझना, कंट्रोल का मतलब होता है कोई भी सुरक्षा चक्र, सुरक्षा चक्र किसी चीज़ को बचाने के लिए, सेफ करने के लिए उसके ऊपर जो जो चीज़ें लगाती है। सिंपल आप घर पे ताला लगाते हो, ये आपका क्या है, कंट्रोल है। ठीक है। और बताओ क्या हो सकता है, बैंक वाले सिक्योरिटी गार्ड खड़े करते हैं क्योंकि उनका ये कंट्रोल है। वो कैश को 2 बार गिनते हैं, 4 बार गिनते हैं डेली, ताकि उनका कैश बैलेंस मिसमैच नहीं हो। ये उनका क्या है, इंटरनल कंट्रोल है। इस तरह के हर बिजनेस में हजारों तरह के छोटे छोटे कंट्रोल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ इस बच्चे के ऊपर कंट्रोल लगाए, क्या हॉस्टल वालों ने क्या लगा सकते हैं बताओ। सबसे पहले तो इसको वार्डन के सामने वाले रूम में रख दिया ताकि 24 घंटे नज़र रखे। दूसरा, एक पर्टिकुलर आदमी को बोल दिया इसके साथ वाले बच्चों को, भाई इसका ध्यान रखो, ये कहीं बाहर नहीं चला जाए दीवार कूद के। ये मैनेजमेंट क्या लगा रहा है, कंट्रोल लगा रहा है इसके ऊपर। अब बताओ बदमाश है तो कंट्रोल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और सीधा साधा होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं लगाए जाएंगे। तो दूसरा शब्द आता है कंट्रोल रिस्क। क्या है, कंट्रोल रिस्क मतलब जो हॉस्टल वालों ने कंट्रोल लगाए उस बच्चे पे, वो कंट्रोल लगाने के बाद भी वो बच्चा गड़बड़ करके पार कर जाएगा, दीवार कूद के चला जाएगा, बदमाशी कर देगा, मूवी देखने चला जाएगा, किसी को घुमाने ले जाएगा, इसकी संभावना, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल रिस्क। तो बताइए, ये बच्चा तो बदमाशी था, ऊपर से कंट्रोल लगाए। अब ये कंट्रोल अगर अच्छे लगाए तो ये कंट्रोल रिस्क क्या होगी, कम होगी। और मैनेजमेंट, हॉस्टल वाले इसको सही से परख नहीं पाए, उसने 1-2 चीज़ें लगा के छोड़ दिया, तो यहाँ कंट्रोल रिस्क क्या होगी, हाई होगी। तो कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है रिस्क। कब की रिस्क, कि जब मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल लगाने के बाद भी वहाँ कोई फ्रॉड या कोई एरर होने की संभावना होती है, उसको बोलते हैं क्या, कंट्रोल रिस्क। दोनों चीज़ें समझ आ गई आपको। इनहेरेंट रिस्क मतलब किसी भी आइटम का, देखिए ये तो बच्चे का एग्जाम्पल था, हम बात कर रहे हैं किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और ऑडिट की। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट के संदर्भ में मैं आपसे बात करूं, तो जो को फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक्सक्यूज मी, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, असर्शन। जितने भी आइटम्स होते हैं, हर आइटम की क्या होती है, एक इनहेरेंट रिस्क होती है। जैसे अगर बात करें कैश की, कैश बैलेंस की, तो इसकी इनहेरेंट रिस्क क्या होगी, कैश तो कोई भी ले जा सकता है, चोरी कर सकता है, इजीली इसको चुराया जा सकता है, तो इसकी इनहेरेंट रिस्क क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हर आइटम की क्या होती है, अपनी एक इनहेरेंट रिस्क होती है। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का बताओ कोई इनहेरेंट रिस्क है, क्या कोई बिल्डिंग को रातों रात उठा के ले जा सकता है, नहीं। तो यहाँ पे इसकी इनहेरेंट रिस्क क्या होगी, लो होगी। अब मैनेजमेंट क्या करता है, हर आइटम के ऊपर क्या लगाता है, अपने कंट्रोल्स लगाता है। ठीक है। तो कैश के ऊपर एक कैशियर को बिठा दिया, कैश बुक मेंटेन कर दी, डेली क्रॉस चेकिंग करवा दी, किसी दूसरे आदमी से कैश बैलेंस का चेकिंग करवा दिया। ये मैनेजमेंट ने क्या लगाए, कंट्रोल्स लगाए। लेकिन ये कंट्रोल लगाने के बाद भी यहाँ गड़बड़ हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल रिस्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं,
कंट्रोल रिस्क बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, तो दोनों से मिलके बनता है क्या? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब कोई भी आइटम बैलेंस शीट या P&L का, ठीक है, उसकी अपनी इनहेरेंट रिस्क, उस पर मैनेजमेंट ने क्या लगाए? कंट्रोल लगाए, ताकि वहाँ गड़बड़ नहीं हो, कंट्रोल लगाए, और कंट्रोल लगाने के बाद भी वहाँ गड़बड़ होने की संभावना, इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल रिस्क। तो ये जब दोनों मिल जाती है तो क्या हो जाती है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा अपन पीछे आते हैं और इस बात को ध्यान से समझते हैं। मैंने कहा था ऑडिट रिस्क जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। तो पहला हम पढ़ रहे हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है। पढ़ें, रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिस स्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। रिस्क किस बात की? कि ऑडिटर जो ऑडिट करने आ रहा है उसके आने से पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? मटेरियली मिस स्टेटेड है। इसकी कितनी संभावना है, इसकी कितनी रिस्क है, इसको क्या बोलते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। बात समझ आई? अब ऑडिटर जो है वो ऑडिट करने से पहले क्या करेगा? अनुमान लगाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि बताओ यहाँ पे कितनी रिस्क है, किस बात की? कि यहाँ पे कोई मिस स्टेटमेंट हो सकता है, इस बात की कितनी रिस्क है। ये जो अनुमान लगाता है इसको बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो अनुमान है वो कैसे लगाएगा? तो ऑडिटर सिंपल देखेगा कि हर आइटम का इनहेरेंट रिस्क क्या था, फिर उसके ऊपर मैनेजमेंट ने कंट्रोल कैसे लगाए, और कंट्रोल लगाने के बाद भी जो रिस्क बच जाती है वो क्या बन जाती है? फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब ऑडिटर जो है वो क्या करेगा? उसने देखा कि यहाँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई है, कैश के अंदर इनहेरेंटली रिस्क ज़्यादा थी, कंट्रोल भी कम थे, तो ये रिस्क क्या हो गई? हाई हो गई। तो अब ऑडिटर जो है वो उसको क्या करेगा? चेकिंग अच्छे से करेगा। तो डिटेक्शन रिस्क का मतलब होता है कि जब ऑडिटर ऑडिट कर दे और करने के बाद भी कोई मिस स्टेटमेंट उसकी पकड़ में आने से रह जाए, ये रिस्क क्या कहलाती है? डिटेक्शन रिस्क कहलाती है। मतलब वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया, ये खतरा क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क। अब अगर देखो कोई आइटम था, उसकी इनहेरेंट रिस्क थी, उस पर कंट्रोल लगाए, फिर भी वहाँ खतरा रह गया, इसको रिस्क ऑफ मटेरियल, फिर ऑडिटर ने उसको चेक किया, फिर भी उससे बच गया, फिर भी ऑडिटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो ये क्या बन जाएगी? आपकी ऑडिट रिस्क। और इससे क्या होगा? ऑडिटर तो इसको पकड़ नहीं पाया, ऑडिटर को तो लगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ठीक ठाक है, और उसने ओपिनियन कैसा दे दिया? इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। यही तो हमने पढ़ा था, जब ऑडिटर जो है वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देता है जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड है। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ये दो चीज़ें मिलके बनाती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, और साथ में होती है क्या? डिटेक्शन रिस्क को। अब दोनों का रिलेशन भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर ज़्यादा है, मतलब ऑडिटर ने देखा ऑडिट करने से पहले वहाँ पे फ्रॉड और एरर होने के चांसेस ज़्यादा है, तो बताओ ऑडिटर जो है वो डिटेक्शन रिस्क कैसे रखेगा? कैसे रखेगा? लो रखेगा। लो रखने का मतलब ऑडिटर नहीं चाहेगा कि यहाँ एक भी आइटम उससे छूट जाए, एक भी आइटम उससे छूट जाए, तो वो छूटने की जो रिस्क है उसको क्या करेगा? कम से कम रखेगा। और अगर उसने अनुमान लगाया रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम है, मतलब बिल्डिंग है लेकिन उस पर भी सुरक्षा चक्र खूब है, तो वहाँ कोई गड़बड़ होने के चांसेस है ही नहीं, तो ऑडिटर वहाँ कम चेकिंग भी कर सकता है, सैंपल चेकिंग भी कर सकता है, और अपनी जो डिटेक्शन रिस्क है उसको हाई रख सकता है, उसको ढीला छोड़ सकता है कि भाई अगर यहाँ कोई मेरे से चूक भी गया तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से रिस्क कैसी है? कम है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, बताइए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क में कैसा रिलेशन है, तो आप कहोगे दोनों में उल्टा, इनवर्स रिलेशन है। ओके, चलिए अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट समझ आ गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस प्रायर टू ऑडिट। इनहेरेंट रिस्क क्या होती है? सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन। असर्शन का मतलब आइटम, जैसे कोई क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, कोई अकाउंट बैलेंस हो गया, कोई डिस्क्लोजर हो गया। किस बात की सस्पेक्टेबिलिटी? टू ए मिस स्टेटमेंट, ताकि उसमें क्या हो सके? मिस स्टेटमेंट।
जो कि क्या है, अपने आप में मटेरियल है, छोटा मोटा नहीं, मटेरियल, या तो इंडिविजुअली या दूसरे स्टेटमेंट के साथ मिल करके। बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल, उस पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल लगाने से पहले उसके अंदर कितनी रिस्क है गड़बड़ होने की, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरेंट रिस्क। तो कंट्रोल रिस्क क्या हुई, यही सेम चीज, यही सेम रिस्क, ठीक है, किसके बारे में, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर, जो मटेरियल हो सकती है, कब, कंट्रोल लगाने के बाद भी वहां गड़बड़ हो सकती है। तो ये देखिए क्या लिखा है, विच विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड एंड करेक्टेड ऑन टाइमली बेसिस बाय इंटरनल कंट्रोल्स। जो रिस्क किस बात की, कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स उसको टाइमली प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, या तो रोक नहीं पाएंगे, या फिर उसको डिटेक्ट, उसको ढूंढना और उसको सही कर नहीं पाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से छोटी सी बात थी, समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डिटेक्शन रिस्क हमने देख ही लिया, क्या होती है कि ऑडिटर से कोई आइटम छूट नहीं जाए। रिस्क दैट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू लो लेवल विल नॉट डिटेक्ट अ मिस स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट। ऑडिटर का खतरा किस बात का, कि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, लेकिन जो ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, जो चेकिंग कर रहा है, वो उसके द्वारा ढूंढ नहीं पा रहा, उससे पीछे छूट रही है, और जो अपने आप में क्या हो सकती है, मटेरियल हो सकती है, या तो इंडिविजुअली या दूसरे मिस स्टेटमेंट के साथ मिलके, छोटे छोटे अपने आप में क्या हो सकते हैं, मटेरियल हो सकते हैं। ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को बोलते हैं शायद सारवान त्रुटि, या ऐसा कुछ होता है, मिथ्या वर्णन, सारवान मिथ्या वर्णन। सारवान का मतलब जो बड़ी चीज हो, कोई मटेरियल हो, इंपॉर्टेंट हो, एक कॉन्सेप्ट होता है मटेरियलिटी का, वही ऑडिट में भी अप्लाई होता है, कि आपको छोटी गलतियों, कहीं कोई 1 रुपया 2 रुपया ऐसी गलतियों को ऑडिटर को नहीं देखना है, बड़ी गलती जिससे यूजर्स का इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर होते हैं, उनका अगर डिसीजन चेंज हो सकता है उस गलती की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे क्या, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। चलिए पहले पढ़ लेते हैं मिस स्टेटमेंट क्या होता है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, 4 चीजें, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर। या तो कोई अमाउंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या कोई क्लासिफिकेशन है, करंट नॉन करंट लाइबिलिटी इस तरीके, या कोई प्रेजेंटेशन है, या कोई डिस्क्लोजर है। ये चारों चीज़ें जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी है, और यही चारों चीज़ें अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, ACPD, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी है और जो होनी चाहिए किसके हिसाब से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। अगर इन दोनों में कोई फर्क है तो ये अपने आप में क्या है, मिस स्टेटमेंट है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आपके ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है, आपको उसी के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी है, अमाउंट दिखाना है, उसी के हिसाब से आपको करंट नॉन करंट या अलग तरीके से जो भी बैलेंस शीट P&L में आइटम दिखाने उनका क्लासीफाई करना है, उसी तरह से प्रेजेंट करना है, उसी तरीके से डिस्क्लोज करना है। तो जो चाहिए था और जो एक्चुअल है, दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो वो अपने आप में क्या है, मिस स्टेटमेंट है। देखिए फ्रेमवर्क चाहता था कि यहाँ 10,000 का अमाउंट हो, प्रोविजन इतना हो 5%, आपने कुछ और कर दिया तो ये मिस स्टेटमेंट है। उसको करंट लाइबिलिटी दिखाना था, आपने नॉन करंट दिखा दिया, ठीक है, तो वो भी क्या है, मिस स्टेटमेंट। कहीं और प्रेजेंट करना था, ये दोनों में अगर फर्क है उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन किसमें, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम, जो रिपोर्ट हुआ है, एंड वही चारों चीजें, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, विच इज रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब बताइए इसमें फर्क क्यों हो सकता है, या तो गलती से आ सकता है या किसी ने जानबूझ के फ्रॉड करके ला सकता है। फिर होता है प्रोफेशनल जजमेंट। सिंपल सा प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब होता है जो भी निर्णय ऑडिटर ऑडिट के दौरान लेता है, अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, 2 चीज़ों को, एक तो जो उसने पढ़ाई लिखाई की है उस नॉलेज को, टेक्निकल नॉलेज को, और दूसरा अपना अनुभव, इनको ध्यान में रखते हुए ऑडिट के दौरान जो भी डिसीजन लेता है वो क्या कहलाते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट। जैसे अभी जो हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पढ़ा, उसका जो अनुमान लगाता है ऑडिटर की ये ज़्यादा है या कम है, ये क्या उसका प्रोफेशनल जजमेंट है। कितने ऑडिट एविडेंस उसको ऑब्टेन करने हैं, ये उसका क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट है। कौन से ऑडिट प्रोसीजर उसको परफॉर्म करने हैं, किस तरह की रिपोर्ट देनी है, ये सब उसके क्या होते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट होते हैं।
हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नाम से ही पता चल रहा है कोई इन्फॉर्मेशन जो क्या है, पास्ट की है, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, पास्ट टाइम पीरियड की है। फिर दो वर्ड आते हैं, मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG एंड मैनेजमेंट। देखिए, दो चार्ज विद गवर्नेंस वो लोग हैं जो कंपनी को, एक ही वर्ड ध्यान रखना है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देते हैं। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का मतलब व्यू, रचनात्मक निर्देशन। कंपनी को भविष्य दिखाते हैं कि भैया 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये डे टू डे चीज़ों में ध्यान नहीं देते कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, ये तो सिर्फ क्या देते हैं, कंपनी को एक दिशा देते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब एक ही सब ध्यान रखना, वो पर्सन जिनके पास क्या होती है, एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी? एग्जीक्यूटिव, मतलब जो डायरेक्शन दी है उनको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना, उनको लागू करना। ठीक है। अब हो सकता है कुछ कंपनियों में दोनों एक ही हो, कुछ में दोनों अलग अलग हो। ये दो चार्ज विद गवर्नेंस हो सकते हैं, कोई बोर्ड हो, या कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो हो, या कंपनी का MD हो, या ऑडिट कमेटी हो, कोई भी हो सकते हैं। कोई ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है कि यही दो चार्ज विद गवर्नेंस है, इसकी कोई वैसे नहीं है कि ये लोग ये कहलाएंगे। ठीक है, तो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन, यही वर्ड लिखा है जो कंपनी को क्या देते हैं, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं बताओ डेफिनेशन। वैसे तो हमें पता है बैलेंस शीट, P&L इसको बोलते हैं, लेकिन इसको अगर भाषा में बताएं तो कैसे कहेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हैं अपन, क्या कहीं भी कुछ भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं? नहीं, स्ट्रक्चर्ड तरीके से। तो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन किसका, जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका, जो कम्युनिकेट करना चाहती है क्या, किसी एंटिटी की एक तो ऑब्लिगेशन क्या है, और एक उसके पास रिसोर्सेज क्या है, मतलब लाइबिलिटी क्या है और असेट क्या है, किस दिन, एज ऑन दी डेट, किसी डेट के दिन, प्लस इनमें साल भर में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन किसका, ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स विच इंटेंडेड टू कम्युनिकेट, जो कम्युनिकेट करना चाहती है ये इंफॉर्मेशन, क्या, किसी एंटिटी की इकोनॉमिक रिसोर्सेज और उसके ऑब्लिगेशन, कहाँ पे, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ईयर एंड पे। बैलेंस शीट जिसके अंदर आएंगे एसेट और लाइबिलिटी, प्लस उसमें जो जो चेंजेज हुए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब साल भर के दौरान, जो किस में आते हैं, P&L में आते हैं। ठीक है, किसके हिसाब से करना है, मनमर्जी से नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। ये अगर स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो किसका, रिसोर्सेज, ऑब्लिगेशन और उसमें चेंजेस का, तो इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, देखिए तीन ही चीज़ है। ऑडिटर ऑडिट के दौरान एक तो करता है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, क्या होते हैं प्रोसीजर, आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, ये प्रोसीजर परफॉर्म करके वो ऑब्टेन करता है सबूत, ऑडिट एविडेंस जिसको बोलते हैं, और इसके आधार पे वो पहुंचता है कंक्लूजन पे, मतलब निष्कर्ष पे। भाई उसने चेकिंग की, सैम्पलिंग की, रिकैलकुलेशन की, क्या कहते हैं, इंक्वायरी की, ऑब्जर्वेशन किया, ये सब क्या है, उसके ऑडिट प्रोसीजर है, जिससे उसको क्या मिलते हैं, एविडेंस, सबूत मिलते हैं। और इन सबूतों के आधार पे वो क्या करता है, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष यानी ओपिनियन देता है। तो ये जो चीज़ें हैं तीन, इनको जब रिकॉर्ड करता है इसको क्या बोलते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। रिकॉर्ड किसका, ऑडिट प्रोसीजर्स का, एविडेंसेस का और कंक्लूजन्स का। इसको वर्किंग पेपर भी बोलते हैं, वर्क पेपर भी बोलते हैं। अब ये वर्किंग पेपर, वर्क पेपर अगर किसी फोल्डर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हार्ड ड्राइव में जहाँ स्टोर्ड है उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट फाइल। ठीक है, फिर आता है रीजनेबल अश्योरेंस। अश्योरेंस वर्ड हमने पहले पढ़ा था। अश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा। तीन तरह के अश्योरेंस हो सकते हैं, एक तो एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल अश्योरेंस और एक होता है लिमिटेड अश्योरेंस। ये तो सबसे कम लेवल का अश्योरेंस होता है, ये ऑडिटर जो अधिकतम दे सकता है रीजनेबल, और ये ऑडिटर के लिए संभव नहीं है 100%। ठीक है, तो यही लिखा है, देखिए हाई लेवल का अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन 100% नहीं। क्या ऑडिटर कभी
हम 100% सर्टिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता, कुछ उसकी लिमिटेशन होती है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे ऐसे 240 के अंदर, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट रहना, विजिलेंट एटीट्यूड। मतलब ऑडिट के दौरान जो भी चीज़ें आती हैं ऑडिटर को उसे एज इट इज़ स्वीकार नहीं कर देना चाहिए। मैनेजमेंट ने जो कहा, जो इन्फॉर्मेशन दी, सब कुछ सही मानते हुए बिल्कुल भोले भाले इंसान की तरह ऑडिट करके आ गया, तो ये क्या है, आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को पूरा नहीं किया, मतलब आप सतर्क नहीं थे। ऑडिटर का दिमाग ऐसा होना चाहिए जो हर चीज़ पे क्वेश्चन करे, हर चीज़ पे सवाल करे, लेकिन ध्यान रखना इसका ये भी मतलब नहीं है क्या कि वो शक करना शुरू कर दे। जैसे ही शक किया तो वहाँ से क्या होगा, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में नहीं रहेगा। ऑडिटर को हमेशा सब कुछ सही मानते हुए करना है, सब कुछ सही मानते हुए करना है, लेकिन साथ ही साथ उसका दिमाग जो है वो सवाल खड़े करना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा खास ये डिस्कशन। ऐसे 200 इसका नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, हर ऐसे का नाम जो है उसी के अंदर पूरा राज छुपा होता है। तो नाम है इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स और कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दो चीज़ें, एक तो ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है और दूसरा ऑडिट को करना किसके हिसाब से, एसेस के हिसाब से। अब जो ऐसे 200 सीरीज पूरी है वो ऑडिटर की बेसिक जिम्मेदारियों की बात करता है, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑडिट शुरू होने से पहले ऑडिटर की क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या जिम्मेदारियां उसको माननी है, उन चीज़ों की ज़्यादा बात करता है पूरी ऐसे 200 सीरीज़। तो उसी क्रम में सबसे इम्पोर्टेंट और ये जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ये ऑडिट के हर सवाल का जवाब है। जब भी आप कोई परेशानी में हो, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो अगर आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को पहचानते हो ऑडिटर के, तो आप उसका आंसर भी जान पाओगे। तो ऐसा क्या है ऑब्जेक्टिव, पढ़ते हैं। बात लिखी है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। क्या ऑब्टेन करना, रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर जो है वो क्या देता है, एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है। मतलब ये जो मैक्सिमम लेवल का अश्योरेंस है जो एक ऑडिटर दे सकता है। इसके बाद कौन सा होता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस। क्या वो दे सकता है, नहीं दे सकता, 100% चेकिंग नहीं कर सकता। उसके लिए हम पढ़ेंगे क्या, इनहेरेंट लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशन होती है ऑडिट की, कुछ सीमाएं होती है, जिस वजह से ऑडिटर कभी भी 100% भरोसा नहीं दे सकता, गारंटी नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसने पूरा चेक किया, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। क्या ऐसा भरोसा दे सकता है, नहीं। तो हमारा लक्ष्य क्या है, देखिए, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस किसके बारे में, अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज ए होल पूरे मिला के फ्री है किससे, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब छोटी छोटी गलतियां तो हो सकती है, लेकिन उसमें कोई बड़ी गलती मटेरियल मिस स्टेटमेंट से नहीं होना चाहिए, उससे वो फ्री है। इस बात का उसको क्या ऑब्टेन करना है, रीजनेबल अश्योरेंस। ये जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है फ्रॉड से भी हो सकते हैं और एरर से भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्यों करना है, ताकि ऑडिटर क्या फॉर्म कर सके, ओपिनियन दे सके, ताकि क्या कर सके, ओपिनियन दे सके। चलिए दोबारा देखते हैं, क्या है ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्टेन करना, रीजनेबल अश्योरेंस किसके बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पूरे मिला के क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, मतलब मुक्त होने चाहिए किससे, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कोई सारवान मिथ्या वर्णन, कोई बड़ी गलती उसमें नहीं होनी चाहिए, जो कि हो सकती है फ्रॉड से भी या एरर से भी, या गलती से या जानबूझ के। और ये क्यों कर रहा है, रीजनेबल एश्योरेंस क्यों ऑब्टेन करना है, ताकि वो क्या दे सके, ओपिनियन दे सके, अपनी राय दे सके किसके बारे में, इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। कि भाई वो अगर फ्री है तो वो कहेगा कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, और नहीं तो वो क्या कहेंगे, क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे या एडवर्स रिपोर्ट देंगे। ये क्या होती है रिपोर्ट, ये हम ऐसे 700 सीरीज के अंदर तसल्ली से पढ़ेंगे।
मेरे ख्याल से बात समझ आ गई, बहुत छोटी सी बात है। चलिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव है क्या, टू रिपोर्ट, क्या करना, रिपोर्ट देना है, किसके ऊपर, इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जिसके बारे में हमने क्या ऑब्टेन किया है, रीजनेबल अश्योरेंस। और कम्युनिकेट करना, बताना क्या, एज रिक्वायर्ड बाय एसेज, जो इन एसेज के अंदर अलग अलग हम पढ़ेंगे जो रिक्वायरमेंट, वो बताना अपनी रिपोर्ट के जरिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये चीज़ें हैं या नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग, जो भी उसने ढूंढा है उसके हिसाब से क्या देना, उसको रिपोर्ट देना है। ठीक है, ये है ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, याद होना चाहिए हर किसी को। दूसरी बात ऐसे 200 करता है, ऑडिटर की जिम्मेदारियां, 5 तरह की जिम्मेदारी है ऑडिटर की। ये 5 जिम्मेदारी होनी ही चाहिए, मतलब ऑडिटर को पूरा करना ही होगा इन जिम्मेदारियों को। अगर ये नहीं है तो ऑडिटर जो है वो ऑडिट करने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। एथिकल रिक्वायरमेंट को मतलब कुछ चीज़ें बताई गई है जो ऑडिटर के अंदर होने चाहिए, गुण होने चाहिए। ये एथिकल का मतलब ये गुण होने चाहिए ऑडिटर में। क्या क्या गुण है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी, मतलब निष्पक्षता। निष्पक्षता मतलब कोई भेदभाव नहीं करना, निष्पक्ष होकर उसको काम करना है। इंटीग्रिटी मतलब एक तरीके से कह सकते हो ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी, वो किसी के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, मैनेजमेंट से उसकी कोई दोस्ती नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब उसको चीज़ों को गुप्त बना के रखना, ऐसा नहीं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के, डॉक्यूमेंट पढ़ के पड़ोसी को बता दे, कॉम्पिटिटर को बता दे। एंड चौथी चीज़, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए किसका, ये सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का, ऑडिट का, अकाउंटिंग का, टैक्स का, लॉ का, जितने भी सब्जेक्ट जो इसमें काम आ रहे हैं ऑडिट में, ऑडिट से रिलेटेड सबका वो क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। 5 रिक्वायरमेंट एथिकल, भूलोगे नहीं, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है सर, समझ आ गई बात। दूसरी रिक्वायरमेंट है, ये क्या कहता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हमने पढ़ा था क्या रहना है, ऑडिटर को सतर्क रहना है, मतलब ऐसा नहीं ढीला ढाला ऑडिट करके चला जाए, कहीं फ्रॉड, कहीं इंडिकेशन थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनसे गड़बड़ लग रही थी लेकिन ऑडिटर ने ध्यान ही नहीं दिया। तीसरी चीज़, ऑडिटर को समय समय पे क्या करने हैं, निर्णय लेने हैं, प्रोफेशनल जजमेंट लेने हैं। किसको ध्यान में रखते लेना है, देखिए 2 चीज़ें पढ़ी थी हमने, एक तो जो प्रोफेशनल नॉलेज है, उसका कॉम्पिटेंस है, जो उसने पढ़ाई लिखाई की है वो, और दूसरा एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए जो भी उसका अनुभव है उसके हिसाब से उसको समय समय पे क्या लेने होंगे, जजमेंट। चौथी चीज़, उसको क्या ऑब्टेन करने हैं, सबूत इकट्ठे करने हैं, ऑडिट एविडेंस। कैसे आएंगे ऑडिट एविडेंस, तो जब वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, चेकिंग करेगा। ये प्रोसीजर्स क्या होते हैं, हम ऐसे 500 में इसको भी तसल्ली से पढ़ेंगे। तो जो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है उससे क्या कलेक्ट करने हैं, उसको ऑडिट एविडेंस। और दूसरा शब्द दिया है इन्होंने, ऑडिट रिस्क जो है वो उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, उसको न्यूनतम पे लेके आना है। याद आ गया आपको ऑडिट रिस्क, इतने अच्छे से पढ़ा था। ऑडिट रिस्क का मतलब ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियली मिस स्टेटेड है। तो ये जो रिस्क है इसको ऑडिटर को कम से कम रखना, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और लास्ट बात तो ये ऐसे कहता है कि भाई मेरे को मानो, और दूसरे जितने भी ऐसे हैं सबको क्या करना है, ऑडिटर को मानना है। ठीक है, ये एक अलग सवाल है, इसको भी आप ध्यान से पढ़िए। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, ये ऐसे का पार्ट नहीं है, लेकिन ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है जो एक ऑडिट को गवर्न करते हैं। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं पता नहीं, क्या क्या है देखिए, ये तो हमने पढ़ी है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल, कॉम्पिटेंस। कई बार उसको दूसरों का काम यूज़ करना पड़ता है तो वो भी आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए, प्लानिंग, ऑडिट एविडेंस, इंटरनल कंट्रोल्स और ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ये कुछ मूलभूत पिलर है जिनके ऊपर ऑडिट पूरी टिकी होती है। तो आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, ऐसी कोई इसमें नई बात
नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूर। वैसे वही बातें हैं देखिए जो यहाँ दे रखी है जिसके ऊपर ऑडिट होती है। हम हर इस मुद्दे के ऊपर एक ऐसे दे रखा है जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा ऐसे 210 एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये ऐसे एक बड़ी साधारण सी बात कहता है कि भैया आपने सीधी ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली और काम शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद आपने कोई चीज़ मांगी, कोई कागज़ मांगा, कहीं जाने की अनुमति मांगी चेकिंग करने के लिए, मैनेजमेंट ने मना कर दिया। अब आप क्या करोगे? आप चेक करने पहुंचे, उन्होंने कंपनी थी, कंपनी के केस में शेड्यूल 3 लगता है, लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही बैलेंस शीट, कुछ अलग ही P&L बना रखा है। ऑडिटर ने कहा कि ये क्या बनाया, ये तो शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए। मैनेजमेंट का कहना है चलिए आपको इतना पता है तो आप ही बना दीजिए, आए हो तो आप ही बना के चेक कर लो। अब ऑडिटर क्या करेगा? तो ये स्थिति नहीं आए, इसलिए ये ऐसे सिंपल सी बात बोलता है कि ऑडिट शुरू करने से पहले क्या कर दीजिए, ऑडिट की शर्तों को एग्री कर दीजिए, जो भी कंडीशन है उसको एग्री कर दीजिए, उस पर दोनों में आपस में बात हो जानी चाहिए। ये कुछ वैसा ही है जैसे जो असली का एंगेजमेंट होता है शादी होने से पहले, तो उसमें भी कुछ शर्तें होती है, उसी तरह ऑडिटर को भी इन शर्तों को पूरा करना है। क्या होती है? देखिए ये शब्द आप भूलिएगा मत, वेदर प्री कंडीशंस एग्जिस्ट। प्री कंडीशंस का मतलब होता है पूर्व शर्तें। कुछ शर्तें हैं ऐसी जो होनी ही चाहिए, पूरी होनी ही चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी नहीं है तो ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट करनी ही नहीं है, ये ऐसे बोलता है। तो देखते हैं ऐसी क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहली शर्त जो है वो बड़ी सिंपल सी है, क्या? जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो सेलेक्ट किया है, FRF, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य होना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही होना चाहिए, पहली बात, ठीक है, समझ आ गई। सेकंड चीज, जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो एक्नॉलेज करता है, मानता है और समझता है। क्या? अपनी खुद की जिम्मेदारी। किस बात को लेके? 3 बातों को लेके वो जिम्मेदारी लेता है और मानता है, तो ही हमें एक्सेप्ट करनी है। क्या? सबसे पहली बात तो वो मानेगा क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करेगा वो खुद। ऐसा नहीं कि ऑडिटर को कह दे आप ही बना दो बैलेंस शीट P&L, ये चीज़ माननी है। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल्स लगाए ताकि फ्रॉड और एरर्स को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके, कम किया जा सके, या यूँ कह दीजिए प्रिवेंट, डिटेक्ट और एंड करेक्ट, ये कर सके। और तीसरी चीज़ मैनेजमेंट जिम्मेदारी लेता है कि वो ऑडिटर को देगा क्या? एक तो एक्सेस, किसको? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस। दूसरा, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो ऑडिटर मांग रहा है ऑडिट के दौरान, वो सब देगा। और तीसरा, ऑडिटर को अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, वो कहीं भी आ जा सकता है कंपनी में चेकिंग के लिए, ऑडिट के लिए। ऐसे नहीं आधी रात को चला गया लोगों को परेशान करने के लिए ऑडिटर, ऐसा नहीं, लेकिन काम के लिए वो कहीं भी आ जा सकता है। तो ये प्री कंडीशंस होती है, पूर्व शर्तें होती है। 2 तरह की पूर्व शर्तें, जो अगर है तो ही ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा, और अगर ये पूर्व शर्तें नहीं है, ये प्री कंडीशंस नहीं है, तो ये ऐसे सिंपल सी बात बोलता है आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी है। आपको ऐसी ऑडिट करनी नहीं है जिसमें या तो आपका FRF स्वीकार्य नहीं हो, या मैनेजमेंट ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के लिए, या वो ऑडिटर को एक्सेस देने को तैयार नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन में ऑडिटर को ये एक्सेप्ट करनी होगी, अगर कहीं ऐसी लॉ की रिक्वायरमेंट है किसी कानून की कि आपको ये करनी ही होगी ऑडिट, तो वो ऑडिटर कर सकता है। ओके, ठीक है। तो देखिए इंगेजमेंट से पहले क्या देखना है कि ये शर्तें होनी ही चाहिए। जैसे अगर लड़के वाले जा रहे हैं देखने लड़की को, सबसे पहले क्या देखेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क है मतलब घर परिवार, कास्ट वास्ट भी अगर देखना है, जाति धर्म, ये सब चीज़ें स्वीकार्य होनी चाहिए, लेवल का होना चाहिए। ये पढ़ी लिखी है, सॉरी लड़का पढ़ा लिखा है, CA है, तो वो भी कुछ होनी चाहिए। तो ये जो फ्रेमवर्क है ओवरऑल, वो क्या होना चाहिए? पहला, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो क्या रिश्ता बन पाएगा? नहीं बनाना है आपको। क्यों? वो आगे जाके मिसमैच हो जाएगा।
दूसरी चीज़, जो मैनेजमेंट है, माँ बाप है जो लड़की के, देखिए मैं रिश्ता करवा रहा हूँ आपका, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको अच्छा तैयार करेंगे, इंसान बनाएंगे। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल्स, वो इधर उधर बिगड़ ना जाए उसके ऊपर क्या रखेंगे, सफिशिएंट कंट्रोल लगाएंगे। देखिए मैं महिलाओं का अपमान नहीं कर रहा हूँ। तीसरी चीज़, ऑडिटर को क्या देंगे, वो अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे, कोई जानकारी और वो मांगे तो कहीं भी आ जा सकता है, घुमाने ले जा सकता है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो बताओ क्या शादी होने वाली है, क्या एंगेजमेंट टिक पाएगा? नहीं। तो ये ऐसे भी यही बोलता है कि भैया ऐसा एंगेजमेंट जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, जब तक ये क्या ना हो, लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं हो, कोई घर वालों का दबाव नहीं हो, तब तक आपको स्वीकार नहीं करना। भूलना नहीं शब्द, कौन सा, प्री कंडीशन। क्या होती है प्री कंडीशन? दो होती है। पहला तो FRF क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल, और दूसरा जो है मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी समझता है 3 चीज़ों के लिए। एक तो क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के लिए, और ऑडिटर को एक्सेस देने के लिए। ओके, अगर ये चीज़ें हैं तो ऑडिटर एक प्रेम पत्र लिखेगा, लेटर ऑफ इंगेजमेंट लिखेगा। ठीक है, क्या लिखेगा इस पत्र में? सबसे पहला वो अपना ऑब्जेक्टिव और स्कोप लिखेगा कि भाई मेरा क्या काम है। मेरा काम है क्या, रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना और उसके हिसाब से कंक्लूजन देना, रिपोर्ट देनी। दूसरा वो बात करेगा इस लेटर में रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी। ऑडिटर कहेगा मेरी क्या जिम्मेदारी होने वाली है और आपकी क्या जिम्मेदारी होने वाली। तो ऑडिटर की तो जिम्मेदारी है क्या, ओपिनियन देना और एविडेंस कलेक्ट करना। मैनेजमेंट की क्या है, अभी हमने पढ़ी, ये रही तीनों। तो ये लेटर के जरिए बताएगा ऑडिटर, ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे ऑडिट होने से पहले। तीसरा, FRF बताएगा कि कौन सा फ्रेमवर्क लग रहा है। चौथा, जो रिपोर्ट वो देने वाला है उसका क्या फॉर्म रहने वाला, वो किस तरह की रिपोर्ट होने वाली, ये पहले ही बता देगा। जैसे ऑडिटर ने तो रिपोर्ट दी, ट्रू एंड फेयर व्यू लिख के दे दिया उसने। मैनेजमेंट ने कहा ये क्या दिया, हमें तो सर्टिफाइड करके दो आप 100%, इतना पैसा दे रहे हैं आपको, ये क्या ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है। तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए ऑडिटर पहले ही जो रिपोर्ट का फॉर्म होने वाला है, किस तरह की रिपोर्ट होने वाली है, वो लेटर ऑफ एंगेजमेंट में बता देगा। फिर से मैं कहूँगा 5 चीज़ें। लेटर ऑफ एंगेजमेंट कौन लिखता है, ऑडिटर लिखता है। किसको लिखता है, मैनेजमेंट को लिखता है। कब लिखेगा, जब ये प्री कंडीशंस पूरी हो रही है तो उसमें बताएगा क्या, ऑब्जेक्टिव और स्कोप अपनी ऑडिट का। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की और ऑडिटर खुद की, दोनों की। FRF के बारे में कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, कौन सा लग रहा है, और जो रिपोर्टिंग होगी उसके बारे में। दूसरी चीज़ बोलता है ये ऐसे क्या, कि दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए कितनी ही शर्तें रख लो, जब तक मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक क्या काम चलने वाला है, नहीं। तीसरी चीज़, अगर कोई चेंज कर रहा है इन चीज़ों को, प्री कंडीशंस को, ये जो अंडरस्टैंडिंग आपस में इन चीज़ों को लेके हुई है, बताओ क्या चेंज होगा तो आपको एक्सेप्ट करना रहेगा। तो वही पढ़ते हैं, अगर ये चेंज जो है, परिवर्तन किस में, ये इन चीज़ों में, स्कोप में, ऑब्जेक्टिव में, ऑडिटर को पहले तो कहा सब कुछ देंगे आपको, ये भी देंगे, प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे, कंट्रोल हम लगाएंगे, आपको एक्सेस देंगे। लेकिन बाद में ऑडिटर उसको, मैनेजमेंट उसको क्या कर दिया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। तो ये चेंज 2 जगह हो सकता है, एक तो एक्सेप्ट करने से पहले, बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, तब तो बताओ क्या करेगा ऑडिटर, नो नो नो, नहीं स्वीकार करना। कब तक, जब तक कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं हो। अगर ये चेंज बाद में हो रहा है तो ऑडिटर एक चीज़ देखेगा कि भाई ये जो चेंज कर रहे हो, क्या इसकी वजह से मुझे लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस देना पड़ रहा है। लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस मतलब जो वो रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा था, उच्च लेवल का अश्योरेंस दे रहा था, बड़ा भरोसा दे रहा था, क्या वो भरोसा देने की उसकी ताकत कम हो जाएगी। लोअर लेवल का अश्योरेंस, जैसे ऑडिटर का स्कोप कम कर दिया, उसको इन्वेंट्री चेक करने नहीं दी, उसको एसेट चेक करने नहीं दिया, या उसको कैश चेक करने नहीं दिया। अगर ऐसा हुआ तो क्या ऑडिटर उतना अश्योरेंस दे पाएगा, क्योंकि वो चीज़ें तो चेक ही नहीं करने दी गई। मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, शर्तें चेंज कर दी। तो बताओ अगर ऐसा कोई भी चेंज है जिससे ऑडिटर का क्या हो जाएगा, लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस होगा, तो ये ऐसे बोलता है आपको वो चेंज जो है वो स्वीकार
नहीं करना है। तो मैनेजमेंट ने तो मना कर दिया, अब क्या करोगे, आप भी स्वीकार नहीं करोगे। तो ये ऐसे बोलता है, आप क्या ले सकते हो, लीगल एडवाइस ले सकते हो कि भाई इसको छोड़ें, विड्रॉ करें बीच में ही, या रिपोर्ट दें। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं। डिस्क्लेमर क्या होता है, जब ऑडिटर कहता है कि भैया हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले नहीं, हमें काम नहीं करने दिया, इसलिए हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। ठीक है, क्लियर है। चेंज के केस में अगर बिफोर है तो एक्सेप्ट नहीं करना है अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ, एंड आफ्टर है विच रिक्वायर अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस फ्रॉम ऑडिटर, तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट ऐसे है 220, नाम पढ़िए, क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक हमने पढ़ा था SQC, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, उसी का छोटा बच्चा है ये। वो SQC तो सब तरह के एंगेजमेंट में लगता है, रिव्यू में, अश्योरेंस में, रिलेटेड सर्विसेज में। ये क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ किस में लगता है, ऑडिट के रिलेशन में। ठीक है, अब ये एक ही बात बोलता है, एक ही शब्द में बताऊंगा आपको, ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इस ऐसे में। ऑडिटर को एक चीज़ बनानी है, QCPP, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ऑडिटर को क्या एस्टेब्लिश करने हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनानी है, एक प्रोसीजर बनाना है। एक एग्जांपल लेता हूँ, ऑडिटर ने ये पॉलिसी बनाई अपनी फर्म के अंदर कि भाई जब भी कोई काम होगा तो 5 अनट्रेंड या आर्टिकल असिस्टेंट के साथ एक CA का होना ज़रूरी है, तभी हम ऑडिट पे भेजेंगे। ठीक है, मिनिमम 10 घंटे काम होने के बाद कम से कम 1 घंटा जो है वो उसका सीनियर मेंबर जाके विजिट करेगा ऑडिट को, तो ताकि ऑडिट में घास नहीं काटे, क्वालिटी रहे। तो ऐसी इस तरह की हज़ारों पॉलिसियाँ हो सकती है। कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास उसका अनुभव है कि नहीं, क्या हमारे पास कोई सीनियर ऐसा पार्टनर है फर्म में जिसने उस तरह का काम किया हो। तो हर चीज़ को लेके आपको क्या बनानी है, एक पॉलिसी और प्रोसीजर फॉर क्वालिटी कंट्रोल, बस खत्म ऐसे। नेक्स्ट ऐसे 230, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ही ईजी, फटाफट देखते हैं। देखिए क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था हमने, 3 चीज़ों का रिकॉर्ड। कौन सी 3 चीज़ें, ऑडिट प्रोसीजर, जिससे निकले क्या, ऑडिट एविडेंस, और उस पर पहुंचा क्या, कंक्लूजन। ऑडिट प्रोसीजर मतलब जो भी गतिविधियां ऑडिटर करता है, जैसे चेकिंग हो गई, इंक्वायरी हो गई, रिकैलकुलेशन हो गया, रीपरफॉर्मेंस, आगे पढ़ेंगे, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, ये चीज़ें चेक करता है। ये सारे क्या है, ऑडिट प्रोसीजर। इनसे क्या निकल के आते हैं, ऑडिटर के पास सबूत निकल के आते हैं, ऑडिट एविडेंस, और इनके आधार पे क्या करता है, कंक्लूजन फॉर्म करता है। तो इसका जो रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। पढ़ लीजिएगा क्यों करना होता है। देखिए सबसे पहले ऑडिट को प्रॉपरली प्लान करके परफॉर्म करना। ठीक है, देखिए कहीं से भी शुरू कर लिया आपने, कोई प्लान नहीं बनाया, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो आप कहीं से भी शुरू करोगे, पूरी चीज़ें कवर हुई कि नहीं हुई है कैसा पता करोगे। तो आपको क्या करना है, प्लान और परफॉर्म करने में हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा, जिम्मेदारी तय करता है, कौन काम किसने किया। अगर वो रिटर्न में होगा तो जिम्मेदारी तय हो सकती है, अगर वहाँ कोई गड़बड़ होती है तो। तीसरा, सुपरविजन, अगर कोई ऑडिटर वहाँ जा रहा है अपने फर्म का ही, जैसे ऑडिट फर्म है, आर्टिकल ने चेकिंग की, 2 दिन बाद वहाँ का कोई सीनियर पार्टनर गया, CA गया जो सुपरवाइज करने गया, तो क्या वो वापस से ऑडिट शुरू करेगा, नहीं, वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखेगा और उसमें देखेगा कि भाई इन लोगों ने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। प्लस फ्यूचर में जो ऑडिट होगी नेक्स्ट ईयर, उसमें हेल्प करेंगे ये लास्ट ईयर के डॉक्यूमेंटेशन। और कोई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, अगर ऑडिट फर्म की क्वालिटी को चेक करने के लिए कोई रिव्यू रखा जाता है, तो वो रिव्यू में क्या करेंगे, क्या कंपनियों में जाके देखेंगे कि भाई CA ने कैसा काम किया, नहीं, उसके डॉक्यूमेंटेशन के जरिए ही चेक होता है। अगला सवाल है, ये डॉक्यूमेंटेशन कब होना चाहिए, तो सिंपल सा जवाब है, ड्यूरिंग दी ऑडिट होना चाहिए। ऐसा नहीं ऑडिट खत्म करके फिर आप बैठो कागज़ बनाने, प्लान बनाने। ठीक है, और SQC1 एक लिमिट बताता है क्या, कि 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको क्या करना है, ऑडिट ख़त्म होने के इस फाइल को, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को पैक करके रख देना है, ख़त्म कर देना है। ठीक है, ख़त्म मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करना है, मतलब उसको समाप्त कर देना है, बना के रख देना है। क्या चीज़ें होगी ये अभी हमने देख लिया। NTE क्या होता है, ये शब्द हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऑडिट प्रोसीजर लिखो और जब भी ऑडिट एविडेंस लिखो तो इसके साथ 2 शब्द होते हैं। देखिए ये चीज़ें बड़े काम की है, एक तो होता है ऑडिट प्रोसीजर, दूसरा हमने पढ़ा ऑडिट एविडेंस।
ऑडिट प्रोसीजर के आगे हमेशा आप 3 चीज़ें लगाओगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जो ऑडिट प्रोसीजर आप लगा रहे हो उसका नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है और किस हद तक आप लगा रहे हो। जब भी ऑडिट एविडेंस की बात करेंगे तो आप लगाओगे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो यही रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, उसका रिजल्ट मतलब जो ऑडिट एविडेंस से जाए और कोई सिग्निफिकेंट मैटर है तो वो रिकॉर्ड करेगा। क्या इनको मॉडिफाई किया जा सकता है एक बार डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गए 60 दिन में? जनरली नहीं करना है, अगर करते हो तो आपको कारण लिखने हैं। ये किसकी संपत्ति है? ऑडिटर की संपत्ति है, एक्सक्लूसिव 100%, किसी और का अधिकार नहीं है। मैनेजमेंट कहेगा आपने ऑडिट तो हमारी की तो ये कागज तो हमारे हुए, नहीं भैया ये ऑडिटर की है। शेयर होल्डर्स ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, सीबीआई आ गई, कोई आ जाए, ये संपत्ति किसकी है? ऑडिटर की। लेकिन ऑडिटर अपनी मर्जी पे ये किसी को भी उपलब्ध करवा सकता है। लेकिन ध्यान रखे कि ऐसे 200 में जो एक रिक्वायरमेंट थी कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब उसको लीक नहीं होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं हो जाए, तो ये सिद्धांत नहीं टूटना चाहिए। बाकी ऑडिटर चाहे जिसको दे सकता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑडिटर की जिम्मेदारी किसको लेके? फ्रॉड को लेके। ये अलग से ऐसे दिया है, एरर्स और फ्रॉड, दो चीज़ों से मिस स्टेटमेंट हो सकता है। मिस स्टेटमेंट का मतलब हमने पढ़ा था अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया है और जो होना चाहिए था एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर उन दोनों में फ़र्क है तो वो अपने आप में मिस स्टेटमेंट है, गलती है, और वो दो चीज़ों से हो सकती है, फ्रॉड या एरर से। अब सुनना मेरी बात, फ्रॉड के लिए अलग से ये ऑर्डर ऐसे बनाया गया है क्योंकि फ्रॉड को लेके झगड़ा हो सकता है। ठीक है, जब फ्रॉड की बात आती है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो खास करके ये ऐसे बताता है कि ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो फ्रॉड होता क्या है, तो सिंपली मैं आपको बताऊं, कोई इंटेंशनल एक्ट, जानबूझ के किया होता है हमेशा फ्रॉड, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं? मैनेजमेंट हो सकता है, 2-4 विद गवर्नेंस हो सकते हैं, मैनेजमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, ताकि इनलीगल एडवांटेज लिया जा सके, किसी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। ठीक है, ये होता है फ्रॉड, ये तो जनरल फ्रॉड है। लेकिन जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में, कंपनी के वित्तीय स्टेटमेंट के संबंध में, तो दो तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। एक तो होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई हिसाब किताब, कोई एंट्री, कोई वैल्यूएशन, उसमें गड़बड़ करना, उसमें फ्रॉड लेके आना। मतलब स्टॉक को बढ़ा दिया, परचेज को कम कर दिया, सेल को ईयर एंड पे बढ़ा दिया, प्रोविज़न को कम कर दिया, ये क्या है? सब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ताकि आप क्या कर सको, अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखा पाओ, ज़्यादा वैल्यूएशन दिखा पाओ शेयर होल्डर्स को, जो भी मकसद है। दूसरा फ्रॉड हो सकता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, असेट का मिस अप्रोप्रिएशन करना, मतलब चोरी करना, चकारी करना, गायब करना। कैश था उसको एम्बेजलमेंट कर दिया, गबन कर दिया, कोई मशीन थी उसको पर्सनल यूज़ के लिए आप काम ले रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या होती है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में दो तरह के फ्रॉड होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो। पहला तो क्या? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, FFR। दूसरा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑडिटर की जिम्मेदारी किसको लेके? फ्रॉड को लेके। फ्रॉड का मतलब कोई भी जानबूझ के किया गया एक्ट जिसमें मैनेजमेंट, 2-4 विद गवर्नेंस एम्प्लॉय या थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो, ताकि इनलीगल एडवांटेज पहुंचाया जा सके। हालांकि ये जनरल फ्रॉड की डेफिनेशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में दो तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ फ्रॉड करना और दूसरा असेट के साथ कुछ फ्रॉड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटर की जिम्मेदारी, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फ्रॉड की? बताओ, क्या ऑडिटर जिम्मेदार है? नहीं भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है मैनेजमेंट या 2-4 विद गवर्नेंस। इनकी जिम्मेदारी है क्या? प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल लगाए, अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाए और फ्रॉड को क्या करे? रोके होने से। तो प्राइमरी जिम्मेदारी अगर आपसे पूछा जाए, मुख्य जिम्मेदारी किसकी है फ्रॉड को रोकने की? मैनेजमेंट की है, थ्रू इंटरनल कंट्रोल्स। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? बताओ, बताइए
क्या ऑडिटर जिम्मेदार है? अगर ऑडिटर ने ऑडिट की और फ्रॉड रह गया, वो पकड़ नहीं पाया, कल को बहुत बड़ा घोटाला निकल गया, क्या ऑडिटर जेल में जाएगा? तो जनरली इसका आंसर होगा नो, ऑडिटर जेल नहीं जाएगा। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का क्या करे, अनुमान लगाए कि गड़बड़ होने के क्या चांसेस है, ठीक है। उसके हिसाब से वो क्या करे, ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन करे, चेकिंग करे कि भाई अगर रिस्क ज़्यादा है तो 100% चेक करो, कम है तो उसके अकॉर्डिंग कम चेक करो। फिर ऑडिट एविडेंस निकाले और जो एविडेंस इसमें निकल के आया उसके हिसाब से कंक्लूजन और ओपिनियन दे। अगर ये इतना काम उसने प्रॉपर किया है, प्लस उसने इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया है जो बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे 230 बोलता है, तो ऑडिटर जेल नहीं जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा फ्रॉड क्यों ना हो। अगर ऑडिटर ये प्रूव कर देता है कि उसने तो सही अनुमान लगाया था, उसके हिसाब से सही चीज़ें की थी, प्रोसीजर सही, एविडेंस भी ऑब्टेन किए थे, और जो एविडेंस सबूतों में निकल के आया उसके हिसाब से उसने ओपिनियन भी दिया, और ये रहे हमारे कागजात कि हमने ये चीज़ें की थी। अब ऐसा क्यों? ऑडिटर की जिम्मेदारी सीमित क्यों है? क्यों ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है फ्रॉड के लिए? क्यों ऑडिटर बच के निकल रहा है? तो देखिए, ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, कुछ सीमाएं होती है। क्या होती है ये सीमाएं, क्या होती है लिमिटेशन? तो आए देखें कि क्या होती है ऑडिट की लिमिटेशन। आप ही बताओ, आप ही बताओ, मैं बताता हूँ। सबसे पहला, टाइम एंड कॉस्ट। क्या ऑडिटर पूरे साल एक ही ऑडिट को लेके बैठ सकता है? क्या वो हज़ारों लोगों की फौज लगा सकता है एक एक कागज़ को चेक करने के लिए? तो ऑडिटर के पास सीमित टाइम, सीमित कॉस्ट के अंदर उसको ये काम करना होता है। दूसरा, सेकंड चीज़, जो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, जो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है कि वो कभी भी 100% चीज़ें चेक नहीं कर पाता। तीसरा, जो ऑडिट एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं, वो परसुएसिव नेचर के होते हैं रादर देन कंक्लूसिव नेचर के। क्या मतलब है परसुएसिव नेचर और कंक्लूसिव नेचर का? तो देखिए, कोई भी ऐसा सबूत जो देखते ही चीज़ क्लियर हो जाए, इसको बोलते हैं कंक्लूसिव नेचर का। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी, बुक्स में दिखा रही है बैलेंस शीट में बिल्डिंग, ऑडिटर ने बिल्डिंग सामने खड़ी देख ली, उसका कागज़ देख लिया, कंक्लूड हो गया कि भाई ये बिल्डिंग कंपनी की है। दूसरी तरफ ईयर एंड पे कुछ सेल दिखाई हुई थी, कुछ सेल दिखाई हुई थी। अब ऑडिटर को चेक करना है ये सेल असली है या इन्होंने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए की है। तो सबसे पहले उसको इनवॉइस दिखाया गया, तो इनवॉइस तो फर्जी भी हो सकता है। उसने कहा भाई माल एक्चुअल में गया कि नहीं गया, तो उसको डिलीवरी की वो ऑर्डर दिखाया, फिर वो कहेगा नहीं इन्वेंट्री काउंट करते हैं, क्या एक्चुअल में माल गया, ये सब फर्जी कागज़ हो सकते हैं। तो ये जो ज़्यादातर कागज़ मिल रहे हैं ये कैसे हैं, परसुएसिव नेचर के, मतलब एक कागज़ ऐसा नहीं मिल रहा जिससे पूरी चीज़ें कंफर्म हो सके। तो ज़्यादातर एविडेंस ऑडिटर को ऐसे मिलते हैं, इसलिए वो कभी कंक्लूड नहीं कर पाता, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं वो जजमेंट का इस्तेमाल करता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का अनुमान लगाना पड़ता है। क्या कोई फिक्स फार्मूला है कि वो तुरंत से मीटर लगाया और देख ले कितनी रिस्क है? नहीं, टेस्टिंग करता है, सेलेक्टेड आइटम को चेक करता है, हमने पढ़ा कॉस्ट और वो लिमिटेशन, ठीक है। ओके, चलिए ये हो गई इनहेरेंट लिमिटेशन। अब एक बड़ी खास बात देखिए, ये जो बात ले रखी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन एरर। कोई एरर की वजह से अगर मिस स्टेटमेंट है उसको ढूंढना ऑडिटर के लिए आसान है, रादर देन किसको, अगर कोई फ्रॉड की वजह से मिस स्टेटमेंट है तो, क्योंकि फ्रॉड करने वाले ने उसको छुपाया होगा, इंटेंशनली किया होगा, तो ऑडिटर उसको आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। दूसरी चीज़, वही फ्रॉड अगर कोई एक अकेला एम्प्लॉय कर रहा है तो उसको आसानी से ढूंढा जा सकता है, वो पकड़ में आ सकता है। लेकिन अगर वही फ्रॉड मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट फ्रॉड है, तो उसको ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट इस स्थिति में होता है, इस पोजीशन में होता है कि वो सब चीज़ें क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अगर मैनेजमेंट ही घोटाला कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स और जितने भी बड़े स्कैम हैं, इन सब में कौन इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑडिटर इन चीज़ों को कभी पकड़ नहीं पाता। जबकि कोई एक बेचारा एम्प्लॉय करेगा तो या तो कोई दूसरा एम्प्लॉय शिकायत कर देगा,
या किसी न किसी के पकड़ में आ जाएगा। आपने सुने होंगे बैंक में गबन के केस, कैश गबन के केस, तो ये सब एम्प्लॉय फ्रॉड होते हैं जो पकड़ में आ जाते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ ली। इस ऐसे में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम वैसे पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो क्या करे, वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड उसका असेसमेंट करे, ठीक है। फिर उनके लिए क्या ऑब्टेन करे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अभी हमने पढ़ा है, सबूत इकट्ठा करें, ठीक है। और अप्रोप्रिएट क्या करे, उसे रेस्पॉन्स दे, ठीक है। और जो भी फ्रॉड दिख रहा है उसको अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करे। क्या ऑडिटर को किसी को बताने की ज़रूरत है अगर कोई फ्रॉड मिलता है तो देखिए उसको एक चीज़ करनी है, क्या टाइमली 2 चार्ज विद गवर्नेंस को बताते रहना है अगर कोई फ्रॉड मिलता है तो। क्या किसी और को, सेंट्रल गवर्नमेंट, CAG, CBI किसी को बताना है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे कंपनी ऑडिट के अंदर कि यहाँ 2 सेक्शन है जहाँ पे 2 जगह जहाँ पे ऑडिटर को फ्रॉड जो है वो किसी बाहरी आदमी को भी बताना होता है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये सर्कमस्टेंसेज है जो इंडिकेट करते हैं, जो बताते हैं कि फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे है ऐसे 250, कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको ध्यान में रखना, लॉ और रेगुलेशन, कानून को, कि वो कंपनी जो है वो कानून कायदे फॉलो कर रही है या नहीं, ठीक है। अब फॉलो नहीं करने का मतलब क्या होता है, कोई भी ओमिशन, कमीशन, गलती, भूल चूक, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, जो किसी लॉ या उसके अगेंस्ट हो, रेगुलेशन के अगेंस्ट हो, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंप्लायंस बोलते हैं। किसकी, लॉ और रेगुलेशन की। अमानना क्या बोलते हैं उसको, जो मानते नहीं है, मतलब नॉन कंप्लायंस कहते हैं इसको, ठीक है। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, सबसे पहले ही आते हैं तो कंपनी का एनवायरनमेंट समझे। एनवायरनमेंट का मतलब पेड़ पौधे नहीं, कि कौन सी इंडस्ट्री में आती है, कौन कौन से लॉ लगते हैं। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो उस पर पहले के ज़माने में एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कोई सेल्स यूनिट है तो सेल्स टैक्स लगता था, अब GST लगता है। अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है तो कस्टम लगेगा, SEZ में है तो SEZ के कानून लगेंगे। जो भी उसका एनवायरनमेंट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे ताकि ऑडिटर को पता चले कौन कौन से कानून कायदे लग रहे हैं। फिर क्या करेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। SAA का मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, किसके बारे में, कि ये जो लॉ एंड रेगुलेशन जो भी एप्लीकेबल हो रहे हैं क्या उसे फॉलो कर रहे हैं, नहीं, कैसे, तो उसके लिए वो परफॉर्म करेगा। ऑडिट प्रोसीजर बाय रजिस्टर देखेगा, रिटर्न फाइल कर रहे हो टाइमली, जो भी कंप्लायंस है उसको पूरा कर रहे हो, कागज देखेगा, अलर्ट रहेगा। और एक मैनेजमेंट से लेटर ले लेगा, क्या, कि भाई मैनेजमेंट लिख के दो कि आपने सारे कानून जो भी आपको पता है जो भी लगते हैं सब माने हैं, ओके। क्या होगा अगर कोई नॉन कंप्लायंस, ठीक है, ऑडिटर को पता चल जाती है, तो क्या सीधा ऑडिटर रिपोर्ट में लिख देगा, रिपोर्ट एडवर्स दे देगा, गलत बता देगा, नहीं। हो सकता है कुछ छोटे नेचर का हो, जैसे चाइल्ड लेबर, छोटा सा एक बच्चे से एक दिन काम करवा लिया तो ऑडिटर ने कहा कि नहीं नहीं ये तो अन्याय हो गया पूरा, मैं तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई करूंगा, रिपोर्ट को। तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है नेचर ऑफ एक्ट, किस तरह की गलती है, भूल है, नॉन कंप्लायंस है, और किस सर्कमस्टेंसेज में, किस माहौल में ये गलती हुई है। तो एक तो ऐसा माहौल है जिससे आपको देख के लग रहा है ऐसा तो रोज होता होगा, तो ये बड़ी चीज़ है। आपको देख के लग रहा है ये तो गलती से एक बार हुआ है, कभी रिटर्न फाइल करना आप भूल गए, लास्ट मोमेंट पे साइट डाउन थी, आप भर नहीं पाए, तो ये नॉन कंप्लायंस किस तरह की है, किस सर्कमस्टेंसेज में हुई, ये समझना आपको ज़रूरी है। दूसरा आप किसको बताइए, मैनेजमेंट और 2 चार्ज विद गवर्नेंस को टाइमली कम्युनिकेट करते रहिए। ऑडिटर की रिपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर ऑडिटर ने सफिशिएंट सबूत इकट्ठे कर लिए, किस बात को लेके, इस बात को लेके कि नॉन कंप्लायंस है, मतलब कोई गड़बड़ है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को या तो क्वालिफाई करेगा या एडवर्स करेगा। दूसरा, अगर वो सबूत इकट्ठे नहीं कर पाता, उसके स्कोप पर ही क्या लगा दिया जाता है, लिमिटेशन लगा दिया जाता है, तो वो या तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर देगा। अब ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे ऐसे 700 सीरीज में इसको, ठीक है। मतलब जब सबूत ही मिल गए उसको कि नॉन कंप्लायंस है तब तो रिपोर्ट में लिख देगा, और अगर उसका पता ही नहीं चल रहा है, चेक ही नहीं करने दिया जा रहा है, तो फिर चीज़ अलग हो जाती है। नेक्स्ट ऐसे 260, कम्युनिकेटिंग विथ 2 चार्ज विथ गवर्नेंस। ऑडिटर को बोला गया
कि भैया जो 2 चार्ज विद गवर्नेंस है कंपनी के, जिनके पास स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, उनके साथ क्या कीजिए, आप समय समय पे कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है, तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, कम्युनिकेट विद 2 चार्ज विद गवर्नेंस। क्या कम्युनिकेट करना है? सबसे पहले ऑडिटर बताएगा अपनी जिम्मेदारी। मैनेजमेंट को तो बता दी थी इसने, कैसे? वो लेटर ऑफ एंगेजमेंट लिखा था, याद कीजिए, ऐसे 210 में। अब किसको बता रहा है? 2 चार्ज विद गवर्नेंस को। ठीक है, क्या बताएगा सबसे पहले ऑडिटर कि भाई हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा काम है एविडेंस ऑब्टेन करना और ओपिनियन देना। दूसरा, उसकी ऑडिट की प्लानिंग और टाइमिंग क्या रहने वाले, कब आऊँगा, कब जाऊँगा, कितने दिन की होगी लगभग। तीसरा, अब इन्फॉर्मेशन बता रहा है तो कुछ लेगा भी, ऑडिट से ज़रूरी काम की चीज़ें उनसे भी मांगेगा, पूछेगा कि आप बताओ कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको लग रही हो तो। फिर टाइमली जो भी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं ऑडिट के दौरान वो डिस्कस करेगा, बताएगा। और इफेक्टिव 2 वे, मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा। वापस से लिखा है, देखिए यही क्या क्या मैटर है, ऑडिटर जिम्मेदारी, स्कोप और टाइमिंग, और ऑडिट के दौरान सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। अब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग क्या होती है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो ऑडिट से निकल के आ रही है, ऑडिटर ढूंढ रहा है, वो बताएगा। सबसे पहला तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ऑडिटर को लगता है कि इन्होंने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई प्रिंसिपल गलत फॉलो किया जो सही नहीं है। क्वालिटी वाला मैटर, ऐसा नहीं कि 10,000 की जगह साहब इसमें 1 लाख लिख दिया तो सीधा 2 चार्ज विद गवर्नेंस रतन टाटा को फ़ोन कर दिया ऑडिटर ने। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी को प्रभावित करता हो। दूसरा, उसको कोई डिफ़िकल्टी, कोई परेशानी है तो वो बताएगा। ठीक है, इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स में कोई वीकनेसेस उसको दिख रही है तो बताएगा। कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो उसने मैनेजमेंट से मांगे हुए हैं, हम पढ़ेंगे ऐसे 580 जो बोलता है ऑडिटर चाहे तो मैनेजमेंट से मांग सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन, वो भी। और कोई और मैटर, कैसे? रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अगर ऑडिटर को भरोसा है तो वो ओरल कर सकता है, भरोसा नहीं है कि ये तो कभी भी कर सकते हैं तो रिटर्न करेगा। टाइमली बेसिस पे होना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे है, इसी का सेकेंड पार्ट यूँ समझ लीजिए, कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स टू दो चार्ज विद गवर्नेंस। ये बड़ी स्पेसिफिक बात करता है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर डेफिशिएंसी यानी कमियां हैं वो बताना है किसको? 2 चार्ज विद गवर्नेंस को। तो एक बड़ी ही ज़रूरी मैं बात आपको बता देता हूँ, क्या ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने के लिए जिम्मेदार है या नहीं? मुझे जवाब दीजिए, हाँ या ना, बताइए। नहीं है, नहीं है। क्यों? हमने अभी तो पढ़ा ऐसे 200 में ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना। किसके बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, कि वो फ्री है किससे? मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, चाहे फ्रॉड या एरर से, ताकि क्या दे सके? ओपिनियन दे सके। यही तो जिम्मेदारी है। लेकिन जब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में वो देखता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं, तो उसको क्या करना पड़ता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट देखनी पड़ती है कि रिस्क कितनी है, ताकि वो इस हिसाब से अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा सके, डिटेक्शन रिस्क को क्या कर सके? कम ज़्यादा कर सके। तो जब ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट देखता है तो उसको क्या देखनी पड़ती है? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। और यहाँ पे उसको किस चीज़ों को देखना पड़ता है? इंटरनल कंट्रोल्स को भी देखना पड़ता है। तो जब ये इंटरनल कंट्रोल्स देखेगा और इसमें अगर उसको कुछ कमियां दिख रही है तो वो कमियां किसको बताएगा? 2 चार्ज विद गवर्नेंस को। साथ में ये भी बताएगा 2 चार्ज विद गवर्नेंस को कि भैया ये कमियां हम बता तो रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे ये कमियां चेक करने का काम, ये जो है इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने का काम हमारा नहीं है। आप ये मत समझ लेना कि हम इंटरनल कंट्रोल्स पूरे चेक कर रहे हैं। हमने तो हमारे ऑडिट के दौरान, हमारे काम के दौरान जो जो सामने इंटरनल कंट्रोल्स आए सिर्फ उनको देखा है और उनमें जो कमियां दिखी है वो हम बता रहे हैं। ओके, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। क्या देखना है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ऑडिट। उसको बताना है कि ऑडिट का पर्पज तो ये था, लेकिन उस दौरान हमें ये चीज़ें देखनी पड़ी और जो हम बता रहे हैं। आप ये मत समझ लेना कि इतनी ही कमियां हैं, और भी हो सकती है। डेफिशिएंसी किसको बोलते हैं? देखिए, इंटरनल कंट्रोल्स की। वैसे हम इंटरनल कंट्रोल्स को आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं उसका काम होता है क्या?
मिस स्टेटमेंट को या तो प्रिवेंट करना, मतलब होने से रोकना। अगर प्रिवेंट नहीं कर सके तो उसको क्या करना, खोजना, डिटेक्ट एंड करेक्ट, उसको सही करना। ये 2 काम होते हैं। और अगर ये काम करने में जो है वो इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाते हैं, मतलब मिस स्टेटमेंट को ना रोक सकता है ना ढूंढ के सही कर सकता है, तो उस इंटरनल कंट्रोल्स में हम क्या कहेंगे कि भाई ये कमी है। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया, नींद लेता रहता है पूरे दिन, ना प्रिवेंट कर पा रहा है, या चोरी हो गई या उसको ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं अगली बार से, तो ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स किसी काम के नहीं। लास्ट एंड दिस सीरीज, लास्ट ऐसे ऑफ दिस सीरीज क्या है, जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक ऑडिटर जब एक ही इंगेजमेंट पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं एक ब्रांच ऑडिटर एक कंपनी का मेन ऑडिटर, क्या दोनों जॉइंट ऑडिटर होंगे? नहीं। एक इंटरनल ऑडिटर एक एक्सटर्नल ऑडिटर, क्या दोनों जॉइंट ऑडिटर होंगे? नहीं। मतलब एक ही काम के लिए 2 ऑडिटर। अच्छा, एक फर्म है ABC लिमिटेड, 3 पार्टनर है, ये CA की फर्म है ABC लिमिटेड एंड कंपनी। A, B और C क्या जॉइंट ऑडिटर है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये फर्म काम कर रही है और फर्म एक अकेली है। अब ABC के अलावा एक XYZ और कंपनी है और दोनों को ऑडिट का काम दिया। जैसे SBI बैंक है, बहुत बड़ी है, 10 फर्मों को काम दिया कि आप मिलके काम कीजिए, तो ये 10 की 10 क्या कहलाएगी? जॉइंट ऑडिटर। जो इनके आपस में पार्टनर है ये जॉइंट ऑडिटर नहीं कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जॉइंट ऑडिटर जब एक से ज़्यादा है तो जिम्मेदारी किसकी क्या होगी? जिम्मेदारी किसकी क्या होगी? तो 2 तरह की जिम्मेदारी, एक तो इंडिविजुअली, एक जॉइंटली। मतलब कुछ तो काम ऐसे जिनके लिए जॉइंट ऑडिटर, जो A और B 2 मान लीजिए अलग अलग आदमी है, दोनों को लगाया एक ही काम के लिए, तो कुछ काम के लिए दोनों इंडिविजुअली, मतलब अपने अपने काम के लिए जिम्मेदार। कौन से काम? जो दोनों ने आपस में क्या कर लिए, बांट दिए। जैसे कंपनी की 10 ब्रांचें हैं, 5 ने कहा नॉर्थ की तुम रखो, साउथ की मैं रखता हूँ, तो इन 5 के लिए जो A है वो जिम्मेदार होगा, इनके लिए B। क्या इन 5 के लिए B को बना सकते हो जिम्मेदार? नहीं। क्या इनके लिए A को? नहीं। तो इंडिविजुअली किसके लिए, जो वर्क क्या हो चुका है, दोनों में डिवाइड हो चुका है। अब बाकी इन चीज़ों के लिए दोनों क्या होंगे? जॉइंटली एंड सेवरली, मतलब दोनों आपस में भी इंडिविजुअली भी और जॉइंटली भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। कौन सा काम? जो एक तो डिवाइड नहीं हुआ है काम, कोई ऐसा काम जिस पे डिसीजन सब ने मिलके लिया है तो सब जिम्मेदार होंगे, या कोई ऐसा काम जो दिया तो A को था लेकिन A को समझ नहीं आया, A B के पास लाया कि भाई ये समझ नहीं आ रहा है, अब दोनों ने मिलके डिसीजन लिया है तो अब दोनों जिम्मेदार हो जाएंगे। फिर ये देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी कानून कायदों को पूरा कर रहा है, ये किसी एक के हिस्से में नहीं आ सकता, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि दोनों के एरियाज में जो जो कानून कायदे आ रहे हैं, भले ही काम आपने बांट दिए लेकिन दोनों जिम्मेदार है। फिर प्रॉपर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किसके हिसाब से? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, ये देखना भी दोनों का काम है। और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो देना भी दोनों का जॉइंटली रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जॉइंटली एंड सेवरली। इसका मतलब होता है आप निजी तौर पे तो हुई और उसके साथ मिलके भी जिम्मेदार हो। ओके, फाइनली अब दोनों ऑडिटर है, 2 ऑडिटर है, तो ये रिपोर्ट कैसे देंगे? तो दोनों कॉमन और रिपोर्ट देंगे। और अगर कोई मतभेद है, ये कहेगा नहीं क्लीन है, ये कहेगा गड़बड़ है, तो दोनों क्या करेंगे? अलग अलग रिपोर्ट देंगे। वैसे मतभेद होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि बात वही आ जाती है कि अगर मतभेद है तो उसको सबूत देना पड़ेगा, और अगर सबूत है तो दूसरा वाला मान भी जाएगा। ठीक है, जैसे एक A ऑडिटर कह रहा है कि नहीं साहब इसमें तो गड़बड़ है फाइनेंशियल, B कह रहा है नहीं सही है। ठीक है, तो अब B ऑडिटर से पूछेगा कि भाई गड़बड़ है तो बता, और अगर इसने गड़बड़ बता दी तो इसको मानना पड़ेगा, फिर मतभेद रहेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 5 है, 5 में से 3 का कहना सही है, 2 का कहना रिपोर्ट गलत है, गलत देते हैं, मतलब क्वालिफाइड देते हैं, तो वोटिंग करवा ली और 3 वाले जीत गए। तो यहाँ नो मेजोरिटी रूल लगता है, मतलब मेजोरिटी से डिसीजन नहीं होता है। क्या होता है? दोनों अलग अलग, सब अपनी अपनी रिपोर्ट अलग दे सकते हैं अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिसएग्रीमेंट है तो। एक और चीज़, जो जॉइंट ऑडिटर होते हैं वो एक दूसरे के काम पे भरोसा कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कहोगे ये को तो कुछ आता ही नहीं, उसने क्या चेक किया,
क्योंकि ए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब दोनों इक्वली क्वालिफाइड हैं, तो वो एक दूसरे के काम के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। दे कैन रिलाई ऑन अदर्स वर्क। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये भी और ये भी और ये भी, तीनों बातें कौन सी? जॉइंटली सेवरली रेस्पॉन्सिबल इन कामों के लिए। दूसरी बात, रिपोर्टिंग के लिए दोनों जिम्मेदार। जहाँ तक होगी कॉमन रिपोर्ट होगी, अगर डिफरेंस है तो वोटिंग से, मेजोरिटी से नहीं होके सेपरेट रिपोर्ट। और तीसरा, दोनों एक दूसरे के काम पे भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी।